नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। क्या होता है अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान उपागम, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अप्रोच कहते हैं। इसको समझाने से पूर्व मैं आज कहूँगी कि आज जो वर्तमान का जो दौर है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान है वो बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और हम देख रहे हैं नए नए तरह की स्टडीज़ हो रही हैं और जो रिसर्च है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है। कुछ हम रूढ़िवादी प्रति जो सीमाएं हैं उनको तोड़ते हुए कुछ नया सीखने के लिए या नया विस्तार देने के लिए आज अग्रसर हैं। तो इसी तरह से एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं अंतः अनुशासनात्मक अनुसंधान उपागम। ये क्या होता है? चलिए, मैंने इसे कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं शैक्षिक अनुसंधान में, तो सबसे ज़्यादा मुझे वोट इसी बात पे आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पे चर्चा करने में मैं आपको सबसे पहले बात करूंगी कि रिसर्च क्या होता है। आपको मैं कुछ चीज़ों को पहले मीनिंग समझाऊंगी। लोग इस वर्ड को पहले समझें क्या है वास्तव में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को उसके शाब्दिक अर्थ से समझते हैं तो वो चीज़ हमें समझने में और आसान हो जाती है। तो पहले मैं सबसे बात पहले करूंगी कि ये जो हम शैक्षिक अनुसंधान में हम पहले बात करें अनुसंधान, रिसर्च क्या होती है। रिसर्च यानी पुनः खोजना, जो जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, दोबारा खोज रहे हैं। अगर मैं इसे एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी में बात करूं, शैक्षणिक अनुसंधान यानी एजुकेशनल रिसर्च, ये क्या है? तो एजुकेशनल रिसर्च जो है, जो शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, उनमें क्या समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नया आविष्कार करना है, उस पे जब हम चर्चा करके या उस पर अनुसंधान करके कोई कार्य करते हैं तो उसे हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। अब मैं बात करूंगी अप्रोच। अप्रोच क्या है? अप्रोच को समझिए कि अप्रोच इज द वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यानी एक तरीका है, एक रास्ता है जिसके द्वारा हम, जिस पर हम चल करके क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। इसके पैरेलली हम बात करें, अभी मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मेथड क्या है इसके साथ ही। तो मेथड इज द वे इन विच यू आर गोइंग टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, यानी उसमें चलते हुए, है ना, हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इन विच यानी मेथड और प्रोजेक्ट को, अप्रोच को समझिए। यहां मैंने अप्रोच वर्ड इसीलिए लिया है कि हम बात कर रहे हैं अंतः अनुशासनात्मक उपागम, तो मैंने उपागम वर्ड को समझाया आपको। अप्रोच यानी एक तरीका। अब मैं बात करूंगी एकेडमिक डिसिप्लिन। यहाँ पे बात करूंगी क्योंकि ये वर्ड या टर्मिनोलॉजी में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसी से जुड़ी हुई है। क्या होता है अकादमिक अनुशासन? ये वर्ड इसे समझिए। जब हम बात करते हैं कि जब साधारण रूप से हम जो है सब जो सारे विषय जो हम विद्यालय में पढ़ाया जाता है उन्हें हम विद्यालय में जो जो पढ़ाया जा रहा है विषय वस्तु, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट समझे आप, जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है। और वही सब्जेक्ट जब हम हायर क्लास में पढ़ाते हैं, जो टीचिंग में उपयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो उसे एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं। अब आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। एकेडमिक डिसिप्लिन जब जो हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जो विषय वस्तु को, जो कंटेंट को, तो उसे हमने सब्जेक्ट कहा। मगर यही चीज को जब हम हायर स्टडी में पढ़ाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे एकेडमिक डिसिप्लिन कहा। यही वर्ड हमने अब इसमें यूज कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंटर और इंट्रा। अब इसका मीनिंग समझिए। इंटर मतलब जैसे आपका इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है, तो यानी अलग अलग कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंटर यानी अलग अलग कॉलेज एक साथ मिलकर के कोई कंपटीशन में पार्ट। और इंट्रा कंपटीशन, इंट्रा मतलब अब एक ही कॉलेज के अंदर वहां पे अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो इंटर कॉलेज हो गया। इंट्रा कॉलेज, इंटर मतलब दूसरे जब कॉलेज के साथ। तो अब आपको ये जो शब्दावली थी मैंने आपको समझाया। अब अपन बात करते हैं जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं।
अंतः अनुशासनात्मक उपागम का अब अर्थ समझेंगे। आपको मैंने इसमें देखिए बहुत सारी चीजें समझाई। मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटर का मतलब, डिसिप्लिनरी का मतलब, अप्रोच का मतलब, जो हमने थोड़ा सेपरेटली समझा था। कॉमनली इसका क्या अर्थ होता है कि जब हम देखते हैं कि जो अनुसंधान हो रहे हैं, विभिन्न अनुसंधानकर्ता जो हैं या स्पेशलाइजेशन जो कर रहे हैं, वो किसी अनुसंधान में विभिन्न अनुशासनों का जो एक समन्वयात्मक तरीके से परस्पर एक होकर के एक अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उसे अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं। यानी अब मैं बात आपको समझाना चाह रही हूं कि विभिन्न अनुसंधानकर्ता, यानी अब हम एक अनुसंधानकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं। इंटर, जो मैंने अभी आपको वर्ड समझाया था ना, विभिन्न अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ जो हैं, वो किसी अनुसंधान, जो कोई एक अनुसंधान में विभिन्न अनुशासनों, अनुशासन का मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, विभिन्न जो हायर स्टडी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते, तो विभिन्न अनुसंधानकर्ता, जहां इंट्रावर्ड आ रहा है विशेषज्ञ, किसी अनुसंधान में विभिन्न अनुशासनों का समन्वयात्मक तरीके से, यानी कोऑर्डिनेशन के रूप में परस्पर एक होकर के, साथ में मिलकर के एक ही अनुसंधान अभिकल्प, यानी एक रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी मिलकर सब जब कार्य करते हैं, उसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। तो अब आप थोड़ी सी बात समझ गए होंगे कि ये क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि अब हम बात करें एक अप्रोच मतलब तरीका, किस तरीके से। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे लोग आपस में मिल करके जो विषय वस्तु है उस सब मिल करके एक अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो जॉइंट एफर्ट है एक तरह से, जिसमें अपन रिसर्च कर रहे हैं, और आज इसका चलन भी काफी बढ़ गया है। ये समाजशास्त्र में भी, मनोविज्ञान में भी, शिक्षा शास्त्र, सभी जगह ये कॉमनली अप्रोच का यूज जो है डे बाय डे बढ़ने लगा है। अब अगर ये अप्रोच की क्या विशेषताएं हैं भाई, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अंत अनुशासनात्मक उपागम की क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात करते हैं कि इसमें जो अप्रोच की बात कर रहे हैं कि इसमें विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर अनुसंधान प्रतिपादित किया जाता है ना। अभी यहाँ पे डिफरेंट रिसर्चेस के साथ हम इसे प्रतिपादित कर रहे हैं। दूसरा, अनुसंधानकर्ता अपने अपने अनुशासन के विशेषज्ञ होते हैं। अनुशासन मतलब, आप फिर से याद कीजिए मैंने क्या समझाया अनुशासन का मतलब, ये वर्ड की बात कर रही हूँ, अनुशासन। अनुशासन मतलब यहाँ पर एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ, कि जो मैंने अब आपको समझाया कि जब हम विद्यालय में कोई कंटेंट पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है ना, उसे सब्जेक्ट की संज्ञा दी जाती है। मगर जब हायर स्टडी में उनको डीप स्टडी की जाती है तो उसे एकेडमिक डिसिप्लिन या अनुशासन कहते हैं। तो अभी मैंने पहली वर्ड क्या बोला आपसे कि इसमें विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर अनुसंधान प्रतिपादित किया जाता है। दूसरी मैंने बात की कि अनुसंधान करता अपने अपने अनुसंधान के विषय विशेषज्ञ होते हैं। फिर मैं बात कर रही हूं थर्ड कि विभिन्न अनुसंधानकर्ता परस्पर मिलकर अनुसंधान कार्य प्रतिपादित करते हैं। अब इसमें हम बात करें कि डिफरेंट जो रिसर्चर हैं वो मिल करके इस तरह का वर्क कर रहे हैं, और अनुसंधानकर्ता सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयत्न करते हैं। ग्रुप रिसर्च हो रही है, सब मिल करके वो रिसर्च कर रहे हैं। और पांचवी बात करूंगी कि अनुसंधान कार्य जो है वो किसी एक अनुसंधान पद्धति के अनुसार ना हो करके विभिन्न अनुशासन की प्रणालियों के आधार पे किया जाता है ना। विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं जो अपन हायर स्टडी में पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी जो मेथड है, प्रणालियां, उनके आधार पे किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता हुई। तो अब आप समझ में आ रहा होगा अब आपको धीरे धीरे कि अंत अनुशासनात्मक उपागम, ठीक है, ये विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, आवश्यकताएं क्या है, नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। पहली बात करूंगी कि विज्ञान में पारस्परिक संबंधों के कारण, क्योंकि विज्ञान में जो हम बात कर रहे हैं अंतर्निहित पारस्परिक संबद्धता होती है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक विज्ञान विषय अन्य विज्ञानों से भी संबंधित होता, अन्य विषयों से भी संबंधित होता।
अतः विज्ञान के जो क्षेत्र हैं पूर्णतः एक दूसरे से पृथक नहीं होते। मैंने कभी भी देखती हूँ, जैसे एक उदाहरण देती हूँ जो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप बायो के स्टूडेंट है, सपोज आप आंख की संरचना पढ़ रहे हैं, तो आंख में जो अपन बात कर रहे हैं कि हम जो प्रतिबिंब देखते हैं वो उल्टा बनता है, वहाँ फिजिक्स आ जाती है, वहाँ लेंस की बात आ जाती है। फिर आंख में जो अपन केमिकल्स होते हैं वो उनमें इक्वेशन होती है, तो फ्लूइड होता है उसमें इक्वेशन होती है, सारी चीजें होती है, तो वहां पे केमिस्ट्री आ जाती है। गणना करने की बात करेंगे तो मैथ्स आ जाता है। तो कोई भी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर विज्ञान में पारस्परिक संबंध के कारण इसकी क्या हो रही है, हमें आवश्यकता हो रही है। दूसरी बात बोलेंगे अपन विज्ञान की अपूर्णता के कारण। भाई कोई भी जो सब्जेक्ट है, विज्ञान है, अपने आप में पूर्ण नहीं है ना, उसे कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम समाज के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अंतः अनुशासनात्मक उपागम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तीसरी बात करूंगी कि घटनाओं के अनेक पक्ष होने के कारण, घटनाएं मतलब यहाँ कह रहे कोई सामाजिक घटना हो रही है, वास्तविक घटनाएं हो रही है, उन पे प्रभाव पड़ रहा है, उनका अलग अलग पक्ष हैं, जैसे नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष। तो ये सब कारकों का ज्ञात करना आवश्यक होता है ना। घटनाओं के अनेक पक्ष के कारण होते हैं, तो हमको सब ज्ञात करने के लिए हमें अलग अलग विषय वस्तु चाहिए ना। जैसे मैंने कहा नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, तो मैंने अलग अलग क्राइटेरिया लिए हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया होने से मुझे अलग अलग विषय विशेषज्ञ चाहिए। तो अलग अलग विषय विशेषज्ञ से के कारण ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, है ना। तो यहाँ पे घटनाओं के हम अनेक पक्ष होने के कारण हमको इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी की आवश्यकता हो रही है। ये वैश्विकता की प्राप्ति है। तो यहाँ पे बात आती है कि यदि एक समस्या के विभिन्न पक्षों पर विभिन्न वैज्ञानिकों प्रणाली द्वारा अध्ययन किया जाए, तो हम जो बात कर रहे हैं कि जो विषय वस्तु है उसकी दर में वृद्धि हो जाती है। अब भाई आप, यही कारण है कि जब सामाजिक समस्याएं जो है उनका हम व्यक्तिगत या वैश्विक अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अंत अनुशासनात्मक उपागम का उपयोग करना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या बहुत सारी समस्याओं का हल ढूंढ पाते हैं। तो ये हो गई आवश्यकताएं। अब बात करूंगी अंत अनुशासनात्मक उपागम के क्या सोपान है। आपको अब स्टेप तो समझना पड़ेगा ना कि भाई किस तरह से हम ये अप्रोच को अपनाएंगे। तो पहला होता है कि अनुसंधान योजना का निर्माण करना। क्या करेंगे भाई, इसके अंतर्गत हम एक कमेटी बनाएंगे, क्योंकि अब भाई बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर रिसर्च करेंगे, तो हमें एक कमेटी बनाना पड़ेगा। जो हमको जो समस्या है, मेन प्रॉब्लम है, उसका हमको अनुसंधान का जो क्षेत्र है उसका क्या लक्ष्य है, क्या उसकी दिशा है, सारी चीजों को निश्चित करना पड़ेगा उस कमेटी के सामने, है ना। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली। फिर हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न अनुसंधानों के विशेषज्ञों का निश्चयीकरण करना। तो आपका क्या करना, कौन काम करेगा, इस बात का निश्चय करते हैं कि किन किन अनुसंधान के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि हमारा जो समस्या है वो किस किस विषयों से और जुड़ी हुई है। फिर जब हमने उनको विषय विशेषज्ञों को निर्धारित कर लिया, तो हमने अब प्रकारों का निश्चयीकरण करना कि अब हमें करना क्या है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके अंतर्गत हम जो भी हमारे जो सब्जेक्ट मिल गए हैं, विषय विशेषज्ञ मिल गए हैं, उनके कार्यों को निश्चित कर दिया कि अपनी अपनी भूमिका के अनुसार वो कार्य करेंगे। अब सबने कार्य कर दिया तो परिणामों का क्या करेंगे, हम समन्वय करेंगे ना, कोऑर्डिनेशन बिठा करके एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से हमने विशेषज्ञों ने अपनी जो राय दी समस्या के, उसमें उसका अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष के कारण जो हम क्या कर पा रहे हैं, उस समस्या को बहुत ही विस्तृत रूप पे समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने सोपान हो गए। तो मैं सोपान को दोबारा क्विकली रिवाइज करती हूँ कि पहले मैंने क्या कर दिया, अनुसंधान की योजना का निर्माण कर लिया। फिर मैंने विभिन्न अनुसंधानों के विशेषज्ञों का निश्चयीकरण कर लिया कि मेरे उसमें रिसर्च में कौन कौन से चाहिए। फिर उनके कार्यों को निश्चय कर दिया और फिर परिणामों का समन्वय कर दिया। सिंपल स्टेप्स है।
अब मैं बात करूंगी कि अंत अनुशासनात्मक उपागम के क्या गुण हैं भाई, उसकी क्या क्वालिटीज है। तो समस्या का सर्वांगीण अध्ययन, ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो एक दिशा या एक विषय पर चीजों को देख रहा है, मगर जब हम बहुत सारे व्यक्ति विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारी सर्वांगीण अध्ययन का आधार बन जाता है और हमारी समस्या को हम बहुत ही विस्तृत रूप से उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो ये अंत अनुशासनात्मक उपागम से ही संभव है। फिर मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने इसके पहले भी कहा था, वैश्विक अध्ययन, उसमें जो कंटेंट है उस पर भी बहुत गहन अध्ययन हो पाता है, क्योंकि एक अनुसंधानकर्ता जो है वो एक अध्ययन तक सीमित होता है, मगर जब हम उसे बड़ा रूप दे देते हैं, बहुत सारे मिल के काम करते हैं, तो हमारा वैश्विक अध्ययन हो जाता है। तीसरी बात करूंगी कि भ्रम रहित अध्ययन है। कैसे भ्रम रहित अध्ययन है? क्योंकि अनुसंधान कार्य में जब एक अनुसंधानकर्ता द्वारा कार्य जो होता है संपादित किया जा रहा है, तो अध्ययन में भ्रम होने की संभावना होती, भाई पता नहीं ठीक किया है कि नहीं किया। मगर बहुत सारे लोग जब मिल करके एक परिणाम को सामने ला रहे हैं, तो वहां भ्रम की स्थिति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसीलिए ये अध्ययन कैसा हो रहा है? भ्रम रहित हो रहा है। चौथी बात करूंगी विस्तृत और गहन अध्ययन। तो ये डेफिनेटली, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे सब मिल के काम कर रहे हैं, तो इसका एक्सपांशन बहुत ज्यादा है और डीप स्टडी है, क्योंकि सब अपनी अपनी फील्ड के विषय विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा जो अध्ययन किया जा रहा है समस्या का, वो नेचुरली वो बहुत ही डीप स्टडी होगी। फिर मैं बात करूंगी इसी में कि विभिन्न अनुशासनों के अनुयायियों में सद्भावना और सहानुभूति की भावना का विकास हो रहा है कि भाई तुम्हारा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा, हमारा भी बहुत अच्छा, क्योंकि हर एक को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, उस कोऑर्डिनेशन सीख रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं। हम मुद्दे पे आ रहे हैं कि समस्या क्या है, हम अपने अपने सब्जेक्ट को छोड़ उससे सहायता लेकर के समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, सद्भावना का विकास करते हुए, सहानुभूति की भावना का विकास करते हुए, इस तरह से हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये कहाँ संभव है? अंत अनुशासनात्मक उपागम में ही। ठीक है ना। अब हम बात करते, बहुत सारी मैंने विशेषताएं की बात कर दी, गुणों की बात कर दी, आवश्यकताओं की बात कर दी। अब कुछ अपन सीमाओं की भी बात करें कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे मैं बात करूंगी कि अंत अनुशासनात्मक उपागम जो है, उसकी जो सीमाएं हैं वहां पे, कि अनुसंधान में जो अभिकल्प है, जो डिजाइन है, उसका निर्माण की समस्या आती। भाई इतने सारे दिमाग है, इतने सारे दिमाग के कारण क्या हो जाता है कि अलग अलग प्रश्नों का निर्माण होता है कि किसी को किस तरह की चीजों का निर्माण किया जाए, किसको कितना महत्व दिया जाए, किस सब्जेक्ट को किसका समाधान पर फोकस किया जाए। तो इसमें समस्या आती है। भाई मेरा मानना है कि ज्यादा लोग होने पर ये समस्या होना भी स्वाभाविक है, मगर अपने अपने सबका अपना अपना करने का ढंग होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन बिठाने में ये समस्या जरूर आती है। फिर असंगठित और अकेंद्रित अध्ययन हो जाता है। एक कोई काम करेगा तो वो क्या होता है कि वो फोकस होता है। अब यहाँ पे मल्टीपल लोग होने पर जरूरी नहीं कि हर कोई उतने ही फोकस हो, एक केंद्रित हो, और कोऑर्डिनेशन बैठाने में थोड़ी दिक्कत जाती, तो असंगठित अध्ययन हो जाता है। फिर मैं बात कहूंगी इसी में कि निष्कर्षों का समन्वय करना कठिन होता, कोऑर्डिनेशन बिठाना, कि भाई सबने अपने अपने निष्कर्ष दिए, उससे फिर उसे एक रूप में कंपाइल करने में कठिनाई आती है। साथ ही साथ जो फील्ड एक्सपर्ट हैं, जो भी उस समस्या से जुड़े हमने मुद्दों के साथ साथ जो एक्सपर्ट लिए हैं, उनका चुनाव करने में हमको देखते हैं कि समस्या आती है। केवल सामान्य और व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन तक ही सीमित है, क्योंकि हम कोई गहन समस्याओं का अध्ययन के साथ साथ ये केवल क्या कह रहे हैं मैं, कि सामान्य और व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन तक सीमित है। बौद्धिक ईमानदारी का अभाव होता है भाई, कि सच में जो कार्य हो रहा है वो ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, पक्षपात रहित होना चाहिए। तो इन चीजों का अभाव, क्योंकि अब मल्टीपल लोग हैं, हर एक का अपना अपना नेचर है, तो हर कोई इतनी ईमानदारी बरते ये जरूरी नहीं होता है। अधिक व्ययपूर्ण, भाई मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें रिसर्च में इंक्लूड किया, तो मुझे पे भी करना पड़ेगा, या बात करते तो सबके लिए अधिक व्ययपूर्ण है। नौकरशाही का अनावश्यक हस्तक्षेप हो जाता है, कि एक के नीचे एक होने पर, या
कोऑर्डिनेशन बिठाने में, या इस तरह से उपागम में कोई कोई हेड है या कुछ है, तो इस तरह से अफसरशाही नौकरशाही देखने से हम देखते काम जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए वो कम हो जाता है। कई बार कार्य का जो हम वितरण कर रहे हैं उसमें भी कठिनाई आती कि भाई सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो जो किसको दिया है उसने कार्य ढंग से किया है कि नहीं, तो इस तरह की कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। और बात कहूं विषय विशेषज्ञों में संकीर्णता की भी भावना होती है। लोग सद्भावना की मैंने जरूर बात की थी, मगर संकीर्णता भी हम देखते हैं कि हम हमारा ईगो, हमारी चीजों को हमको डिस्क्लोज नहीं करना, जबकि हम एक टीम है, हम मिल के काम करना है, एफर्ट्स कम दिखाते हैं, तो इस तरह की संकीर्णता की भावना भी देखते हैं। अनुशासन की समस्या, क्योंकि डिसिप्लिन ना होना, जो प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन दी गई है, जिस तरह से हमें करना है, प्रोसीजर बनाई गई है, हर एक का तरीका होता है। अगर हम डिसिप्लिन वे में चलें तो हमारी सारी चीजें संभव हैं, उसका हल निकलना संभव। तो ये कुछ हो गई इसकी सीमाएं, मैंने खूब विशेषताएं भी बताई, कुछ सीमाएं बता दी, मगर अपने आप में मैं अंत में कहूंगी कि ये जो मेथड है ये अपने आप में वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही है कि एक व्यक्ति अनुसंधान सीमित हो जाती है, मगर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में मैं बात करूंगी कि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत बेस्ट उपागम है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको आगे मैं और रिसर्च से जुड़े नए टॉपिक्स को समझाऊंगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।